देखो बच्चों, इससे पहले हमने सीखा था, इससे पहले जो भाग था पार्ट 1, भाषा क्या है और व्याकरण क्या है। क्योंकि किसी भी भाषा को, उसके व्याकरण को समझने के लिए ज़रूरी होता है कि पहले हम उस चीज़ को समझें जिसके हम छोटे 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 हिस्से में उसकी संरचना को, उसके पूरे व्याकरण को समझने जा रहे हैं। तो इससे पहले पार्ट में मोटे तौर पर बताया था कि भाषा क्या है ना, और व्याकरण क्या है। आज हम बताएंगे आपको भाषा की संरचना, है ना, उसका स्ट्रक्चर, भाषा बनती कैसे है। अब आप देखो, कोई भी मकान बनाते हैं तो उसके लिए हम सामग्री इकट्ठी करते हैं, मकान ऐसे ही तो नहीं बनता, बहुत सारी चीज़ें होती है ना। तो मकान बनाने में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो आप मुझे बताएं। हाँ गुड, देखो कितने अच्छे तरीके से तुम लोगों ने बता दिया ना। यानी कि हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ईंट की भी होती है, सीमेंट की होती है, मिट्टी की भी होती है ना। इन सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है और इन सब से मिलकर हमारा मकान बन जाता है। ठीक उसी तरीके से भाषा को बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है, भाषा कैसे बनी, किन किन चीज़ों से मिलकर बनी, वो चीज़ें हैं ये। देखिए आप, ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य, प्रोक्ति, अर्थ, ये मेन 6 चीज़ें हैं। इन सब से मिलकर भाषा की संरचना हुई है। ध्वनि क्या है? सबसे पहले ध्वनि पे आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा तुमने, ध्वनि एक आवाज़ है। किन्हीं भी दो वस्तुओं के टकराने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, तो जब ध्वनि उत्पन्न होती है तो उस वस्तु में कंपन पैदा होता है ना। तो जो कंपन पैदा होता है, तो वो जो कंपन है, जो कंपन टकराने से जो ध्वनि उत्पन्न हुई, जब वह श्रोता के कानों में जाती है तो वह आवाज़ सुनाई देती है ना। ठीक इसी तरीके से जब हमारे वाग्यंत्र किसको बोलते हैं, जो हमारे यहाँ से और यहाँ तक बोलने वाले यंत्र, जो वो आपस में उनकी ध्वनियाँ टकराती हैं ना, जब उनके वाग्यंत्र आपस में टकराते हैं तो जो ध्वनि उत्पन्न होती है, जो तुम्हें सुनाई देती है, अब वो कैसे कैसे देखो काम करती है। जो मैं बोल रही हूँ उसे तुम समझ रहे हो अच्छी प्रकार, लेकिन अब कैसे कैसे समझे हो, आज हम वहाँ पर पहुँचेंगे। तो ध्वनि को हम कितने एक तरीके से भागों में कह सकते, बांट सकते हैं। तो कौन से बेटा? स्वर, और दूसरा व्यंजन। ठीक है, ये 2 प्रकार से हमें ध्वनि अपनी भाषा में हम सुनते, ध्वनि के रूप में। अब जो लेटेस्ट आ रहा है, ध्वनि को स्वन भी कहने लगे हैं। क्या कहने लगे हैं? स्वन। ध्वनि को स्वन कहा जाने लगा है। ठीक है, तो इसका ध्वनि का अध्ययन हम स्वर और व्यंजन के रूप में कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को अगले पार्ट में बारी बारी से बताया जाएगा। आज सिर्फ इन चीज़ों को मेन कवर किया जाएगा, उसके बाद फिर बारी बारी से ध्वनि में जो स्वर और व्यंजन है, इनका भी बहुत ही विस्तृत रूप और जानकारी है, उनको फिर अगले भाग में हम आपको बताएंगे। अब आ जाते हैं शब्द। जब ध्वनि उत्पन्न और ये हमारे स्वर और व्यंजन, यहाँ इनका निर्माण हो चुका, उसके बाद आ जाता है शब्द। यानी कि इन ध्वनि या इन वर्णों से मिलकर जब कोई शब्द बनता है, यहाँ भाषा अपने अगले स्टेप पर चल रही है। ध्वनि उत्पन्न हुई यानी कोई आवाज़ आपको सुनाई दी, हमारे वाग यंत्रों से उत्पन्न, है ना। अब वो जो हमने स्वर और व्यंजनों में बांटा उसको, अब वो जो मिलकर उन्होंने शब्द बनाए। ठीक है, अब शब्द में अब हम आपको, शब्द जो है वो है ये भी इन 2 की संरचना से बन रहा है, उपसर्ग और दूसरा प्रत्यय। ठीक है, उपसर्ग वो होते हैं जो शब्द के शुरू में लगा दिए जाते हैं, प्रत्यय जो शब्द के अंत में लिखकर एक नए वाक्य का निर्माण करते हैं। यहाँ पर भी शब्द नए नए बन रहे हैं, आगे जो लगा दोगे, जैसा अत्याचार, है ना। प्रत्यय दार है, थानेदार लगा तो नया शब्द बन गया ना।
तो ऐसे ही उपसर्ग उपसर्ग और प्रत्यय से मिलकर नए शब्द का निर्माण होता है। तो जो शब्द संरचना है उसमें हम उपसर्ग और प्रत्यय को लेंगे। अब अगला आता है पद। भाषा की संरचना में तीसरे नंबर पर सबसे पहले सबसे छोटी इकाई ये हुई, है ना, ये भी लघुत्तम सार्थक इकाई हुई, शब्द लघुत्तम सार्थक इकाई भाषा की। ऐसे ही अगली सार्थक और लघुत्तम इकाई हुई पद। अब पद क्या है? पद क्या है? जो छोटे छोटे शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता रखने लगते हैं, हम उन्हें पद कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें हम? दो चीजें इसमें भी मेन है, उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। जो वाक्य बनता है ना, वो दो हिस्सों में मिलके बनता है। एक उद्देश्य आ जाता है इधर, ठीक है, और इधर वो विधेय होता है। इन दोनों को मिलकर, इन दोनों की संरचना से एक वाक्य का निर्माण होता है। अब बारी आती है अगली संरचना, जो भाषा संरचना का हमारा है प्रोक्ति। अब ये सोच रहे होंगे प्रोक्ति क्या होता है ना? पहले तो ये एक शब्द ही नया है हमारे लिए। ये हमने फिर भी कहीं ना कहीं बच्चों तुमने सुने थे, ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य, लेकिन प्रोक्ति लग रहा होगा बिल्कुल नया, है ना। इसको समझने के लिए मैं तुम्हें बता दूं, प्रोक्ति को आप ऐसे समझ सकते हो, एक महावाक्य, वाक्य छोटा जो बड़ा हो जाए महावाक्य। प्रोक्ति हुआ एक तरीके से तुम्हारे समझने के लिए महावाक्य। जैसे कि मैं कुछ उदाहरण दे देती हूँ, इन सबको मैं अलग अलग अगले पार्ट में लेके चलूंगी, क्योंकि ये एक दिन को समझाने वाली चीज नहीं है। आज केवल हम भाषा की संरचना यानी वो बन कैसे रही थी वो बता रहे हैं। तो जो अब इस प्रोक्ति है, प्रोक्ति क्या है उसको हम आज आपको बता देते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस लिखा हमने, राम एक मेहनती लड़का है, ठीक है, एक वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य, राम रोज स्कूल जाता है, ठीक है। अब तीसरा वाक्य, वह राम बीए की परीक्षा में प्रथम आया। अब ये वाक्य है, 3 वाक्य लिखे मैंने, तीनों वाक्यों ने अलग अलग अपना अर्थ दिया है, लेकिन अब हम इसको एक ही बना के लिख दें। कैसे? देखो, ऐसे लिख देंगे, राम एक मेहनती लड़का है, वह रोज स्कूल जाता है, इसलिए वह बीए की परीक्षा में प्रथम आया। तो यह एक महावाक्य हुआ। और महावाक्य को मैंने क्या बताया कि तुम क्या समझ सकते हो? प्रोक्ति। क्या समझेंगे? प्रोक्ति। अब हमारी भाषा संरचना का अंतिम बहुत महत्वपूर्ण अंग आया है अर्थ। क्या है? अर्थ। जैसे कि भाई ये भी हमारी लघुत्तम इकाई थी, ये हमारी शब्द लघुत्तम सार्थक इकाई थी। तो हमारी जितनी भी इकाइयां थी, अर्थ अपने आप में हम एक तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितनी भी ये ऊपर की हमने संरचना भाषा की बताई थी, जिसमें हमने लिया था ध्वनि, पद, शब्द, वाक्य, प्रोक्ति, ये हम भाषा को समझ सकते हैं। एक शारीरिक रूप है भाषा का, और एक आत्मीय जो रूप है वो अर्थ है। जैसे हमारा शरीर बना है, एक शरीर दिखता है और एक आत्मा है, लेकिन आत्मा दिखती नहीं है। आप हमारे शरीर को देख सकते हो। ठीक उसी प्रकार भाषा की इस संरचना में ये सारी चीजें तो आपको कहीं ना कहीं दिखाई देंगी, लेकिन ये अर्थ जो है एक भाषा की संरचना का आत्मीय रूप कहा जा सकता है। अब इसको मैं आपको समझाऊं कैसे। अर्थ, अगर किसी वाक्य को पढ़ने के बाद आप उसका अर्थ नहीं समझ पाए तो बताइए कोई फायदा रहा उसका? नहीं रहा।
क्योंकि जैसे मैंने अब बोला तो तुम सबकी भी आवाज आई नहीं, इसका मतलब मैं जो बोल रही हूं उसका अर्थ आप ग्रहण कर पा रहे हैं। तो भाषा की सार्थकता कहां सिद्ध होती है कि जो भाषा आप बोल रहे हैं उसको श्रोता समझ रहा है, यानी कि वह सही बोली जा रही है। तो अर्थ भाषा संरचना की एक महत्वपूर्ण इकाई है, जिसको जब वक्ता बोल रहा हो और श्रोता उसे अर्थ के साथ ग्रहण कर रहा हो। समझ गए ना? तो आज हमने भाषा संरचना, जिसमें ध्वनि, शब्द, पद, वाक्य, प्रोक्ति और अर्थ 6 है ना, इनमें आपको समझाया कि किस प्रकार भाषा की संरचना हुई है। अब हम अपने अगले भाग, यानी कि एक भाग हो चुका, दूसरा भाग ये है, तीसरे भाग में हम इनको बारी बारी से लेंगे। ध्वनि, पहले ध्वनि को लेंगे, ध्वनि में जो ये चीजें आएंगी इनका बहुत विस्तृत रूप है, तो हम आपको पूरी व्याकरण हर भाग में बताते चलेंगे। ठीक है।